2.4 का देख रहे हैं, जिसमें हमारा दिया गया है कि 68% जलीय विलयन है, जो कि द्रव्यमान की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो पहला हमारा 68% वेट बाय वेट HNO3 सॉल्यूशन, इसका अर्थ हुआ 68 ग्राम HNO3 उपस्थित है 100 ग्राम HNO3 के विलयन में। तो यहां से हमारा घुल का भार 68 ग्राम, विलयन का भार 100 ग्राम। हमें मोलरता निकालना है, इसलिए मोलरता निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है विलयन के आयतन की, परंतु हमको क्वेश्चन में विलयन का द्रव्यमान दिया गया है, इसलिए हम लोग विलयन के द्रव्यमान को विलयन के आयतन में परिवर्तन कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि विलयन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता हमारा विलयन का भार बटे घनत्व। तो विलयन का भार दिया गया है 100 ग्राम तथा घनत्व दिया गया है 1.504 ग्राम पर ml, 1.504। तो हमारा विलयन का आयतन हो गया। अब हमको HNO3 का अनुभार ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 इंटू 3, कुल मिला के आपका 63 ग्राम पर मोल। अब हमको घुल का भार मालूम हो गया, विलयन का आयतन मालूम हो गया, HNO3 का अनुभार पता हो गया। अब हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोलरता का फॉर्मूला होता है घुल का भार गुना 1000 बटे घुल का अनुभार गुना विलयन का आयतन ml में। आप देख रहे हैं कि घुल का भार दिया गया है 68 ग्राम गुना 1000 बटे घुल का अनुभार 63 ग्राम और विलयन का आयतन 100 बाय 1.504। इसको सॉल्व करेंगे तो 68 इंटू 1000 बाय 63 इंटू 100 और हमारा ऊपर में 1.504। इसको यदि गुना करते हैं आप, तो इसको गुना करने के बाद हमें होता है 1022.72 और बट्टे में 63। जब आप 1022.72 भागा 63 को सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 16.23 और ये हमारा m मोलरता, या आप इसे लिख सकते हैं 16.23 मोल पर लीटर। हमारा अगला क्वेश्चन 2.5 है, जिसमें है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% वेट बाय वेट है। विलयन की मोललता तथा विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है कि इस विलयन की मोललता क्या होगी, दूसरा है इस विलयन का मोल अंश क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन है इसमें इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो हम लोग एक एक करके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमारा मोललता ज्ञात करना है और हमको दिया गया है कि सॉल्यूशन जो है वो 10% वेट बाय वेट है। तो आप पहले से जानते हैं कि हमारा 10% वेट बाय वेट का अर्थ होता है 10% वेट बाय वेट
ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका अर्थ हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 100 ग्राम ग्लूकोज के विलयन में। तो यहां से आपको घुल का भार 10 ग्राम हो गया। घुल का भार 10 ग्राम और यहां विलयन का भार दिया गया है 100 ग्राम। विलयन का भार 100 ग्राम। आपको मोललता ज्ञात करना है, इसीलिए आप मोललता में जानेंगे कि हमारा विलयन का भार का कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमें आवश्यकता होती है घोलक के भार की। इसीलिए हम लोग विलयन के भार से घोलक का भार ज्ञात कर लेंगे। तो घोलक का भार निकालने के लिए विलयन के भार में से घुल के भार को घटा देंगे। तो घोलक का भार हो गया 90 ग्राम। अब हमें मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता का फॉर्मूला होता है आपका घुल का भार गुना 1000 बटे घुल का अनुभार गुना घोलक का भार ग्राम में। तो घुल का अनुभार ज्ञात करेंगे हम लोग। तो घुल हमारा ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला C6H12O6। तो आप इसका अनुभार निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो मोललता के लिए हम लोग लिखेंगे घुल का भार 10 ग्राम गुना 1000 बटे घुल का अनुभार 180 गुना घोलक का भार ग्राम में 90 ग्राम। आप ये 0 हमारा 100/162। तो मोललता हो गया 0.617। स्मॉल m लिखिए या मोल पर केजी। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है मोल अंश ज्ञात करना है। तो आप मोल अंश ज्ञात करने के लिए मोल अंश का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। घुल का भार बटे घुल का अनुभार, इस टोटल का बट्टे में लिखेंगे घुल का भार बटे घुल का अनुभार प्लस घोलक का भार बटे घोलक का अनुभार। क्योंकि आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं कि घुल का मोल बटे घुल का मोल प्लस घोलक का मोल। तो हमारा घुल का भार दिया गया है 10 ग्राम। तो हमारा 10 बटे घुल है ग्लूकोज जिसका अनुभार है 180। 10 बटे 180 बटे 10 बटे 180 प्लस आपका घोलक है ग्लूकोज जिसका भार है 90 ग्राम, जो कि आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे। और ग्लूकोज का अनुभार या हमारा घोलक है वाटर जिसका अनुभार होता है 18 ग्राम पर मोल। आप इसको सॉल्व करेंगे हमारा हो गया 1/18 बटे 1/18
प्लस 5। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/18 प्लस, इस दोनों का एलसीएम होगा आपका 18, हमारा हो जाएगा 1 प्लस 90, ये हो जाएगा 1/80/90 1/18। इसको सॉल्व करेंगे 1/18 गुना, हमारा ये गुना में भाग में है, परिवर्तन हो जाएगा गुना में, जिसको लिखेंगे आप 18/91, ये हो जाएगा 1/91 और 1/91 जो है इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा हमारा 0.1099। अगला हमें निकालना है घोलक का मोल अंश। तो घोलक का मोल अंश ज्ञात करने के लिए हम लोग सीधे लिख देंगे कि 1 माइनस घोलक का मोल अंश, क्योंकि आप जानते हैं कि घोलक का मोल अंश प्लस घोलक का मोल अंश बराबर 1 होता है। तो घोलक का मोल अंश ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस घोलक का मोल अंश, तो 1 माइनस घोलक का मोल अंश 0.1099। इसको आप जब माइनस करेंगे ये होगा हमारा 0.99। और मोल अंश का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि यह एक रेशियो। अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट मोलरता ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि मोलरता का फॉर्मूला होता हमारा घोलिका भार गुना 1000 बटे घोलिका अनुभार गुना बिलियन का आयतन ml। तो हमें घोलिका भार दिया गया है 10 ग्राम गुना 1000। आप जानते हैं कि घुल हमारा ग्लूकोज है जिसका अनुपात हम पीछे देख चुके थे 180 वाट। यहाँ हमको बिलियन का आयतन निकालना है, तो आप फिर से यहाँ बिलियन का आयतन निकालने के लिए आपको बिलियन का भार मालूम है 100 ग्राम। तो बिलियन का भार आपको मालूम है 100 ग्राम और यहाँ बिलियन का घनत्व दिया गया। तो घनत्व की मदद से आप बिलियन का आयतन निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप लिखेंगे मास बाय डेंसिटी। तो हमारा मास हो दिया गया है 100 ग्राम और डेंसिटी दिया गया है 1.2। आप यहाँ लिखेंगे 100 बटे 1.2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 गुना 1000 बटे 180 गुना 100 और ये हमारा ऊपर चला जाए। ये हमारा हुआ 2/3। 2/3 को आप सॉल्व करेंगे, ये होगा हमारा 0.67 m और इसको आप मोल पर लीटर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 2.6, जिसमें है यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaSCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 m HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। यह क्वेश्चन में दिया गया है कि Na2CO3 एवं NaSCO3 जो है इसके मिश्रण का भार 1 ग्राम तथा मोल की संख्या समान है। तो हम मान लेंगे कि माना कि Na2CO3 का भार x ग्राम, तो NaSCO3 का भार हमारा हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। Na2CO3 का मोल
हम लोग ज्ञात कर लेंगे, जो कि मोल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है घुल का भार बटे घुल का अनुभार। तो घुल का भार हमें मालूम है x ग्राम और Na2CO3 का अनुभार ज्ञात करेंगे। तो Na2CO3 का अनुभार ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हैं कि सोडियम का 23 गुना 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 गुना 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 106 ग्राम पर मोल। तो Na2CO3 का मोल हो गया x बटे 106 तथा NaHCO3 का मोल होगा हमारा 1 माइनस एक्स बाय, अब हमको इसमें भागा देना है NaHCO3 के अनुभार से। तो NaHCO3 का अनुभार होगा हमारा, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 3। इसको जब हम जोड़ेंगे गुना करके तो हमारा होगा 84 ग्राम पर ml। तो NaHCO3 का मोल हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 84। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान है। तो हम दोनों के मोलों की संख्या को प्रश्न से Na2CO3 का मोल बराबर होगा NaHCO3 के मोल से। तो Na2CO3 का मोल हुआ हमारा x बाय 106 और NaHCO3 का मोल हुआ 1 माइनस एक्स बाय 84। x बाय 106 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 84। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 84x बराबर 1 माइनस एक्स इंटू 106, 84x बराबर 106 माइनस 106x, और ये हमारा हो गया 84x प्लस 106x बराबर 106। इस दोनों को जोड़ेंगे 106 प्लस 84 190x बराबर होगा हमारा 106 और x बराबर हो जाएगा 106 बटे 190। तो Na2CO3 का भार हो गया 106 बटे 190। अब हम लोग NaHCO3 का भार ज्ञात करेंगे। तो NaHCO3 का भार होगा हमारा 1 माइनस 106 बटे 190। इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इस दोनों का एलसीएम 190 होगा। ये हमारा 190 माइनस 106 और ये होगा हमारा 84 बटे 190। हम लोग Na2CO3 का वेट और NaHCO3 का वेट ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि HCl का हमको ml में निकालना है इसका आयतन। तो हम लोग सबसे पहले HCl का मोल की संख्या निकाल लेंगे। अब हमें Na2CO3 एवं NaHCO3 का भार ज्ञात हो गया है। अब हम इसके भार की मदद से हम लोग HCl के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि Na2CO3 एवं NaHCO3 को अभिक्रिया कराना है HCl के साथ। तो जब आप Na2CO3 का अभिक्रिया HCl के साथ करेंगे तो आपको प्राप्त होगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। जब आप इसको बैलेंस करेंगे, यह हमारा 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो आप देख लीजिए सोडियम यहाँ हमारा 2 है, यहाँ भी 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ हमारा क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, इधर भी 3 है। मतलब ये हमारा जो इक्वेशन है यह बैलेंस है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं
कि Na2CO3 जो है 1 मोल Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से। 1 मोल Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से। तो हम लोग इसका यदि अनुभार निकाले तो हमको पता होगा कि 106 और HCl का मोल 2 मोल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि 106 ग्राम Na2CO3 अभिक्रिया करता है 2 मोल HCl से, इसीलिए 1 ग्राम Na2CO3 अभिक्रिया करेगा 2/106। इसीलिए आपको Na2CO3 का भार निकला था 106/190, इसलिए आप लिखेंगे 106/190 ग्राम Na2CO3 अभिक्रिया करेगा। ये हमारा 2/106 और ये गुना में हम लोग लिखेंगे इसको 106/190। ये हमारा 1/95 हो गया 1/95, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो वो होगा हमारा 0.1052। अगला हम लोग याद करेंगे कि NaSCO3 से कितना मोल HCl रिएक्ट करता है। तो NaSCO3 का रिएक्शन जब HCl के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 मोल NaSCO3 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल HCl से। तो 1 मोल NaSCO3 का भार हो जाएगा 84 ग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि 84 ग्राम NaSCO3 अभिक्रिया करता है 1 मोल HCl से, इसीलिए 1 ग्राम NaSCO3 अभिक्रिया करेगा 1/84 ग्राम। इसीलिए 84/190 ग्राम जो कि आपको निकला था NaSCO3 का भार। तो 84/190 ग्राम NaSCO3 अभिक्रिया करेगा 1/84 गुना 84/190। ये हमारा 1/190 जिसको आप सॉल्व करेंगे वो निकलेगा 0.0526। अब हमें पता चल गया कि Na2CO3 से कितना मोल HCl रिएक्ट करेगा और NaSCO3 से कितना मोल रिएक्ट किया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कुल HCl के मोलों की संख्या जो होगा हमारा वह होगा 0.01052 प्लस 0.00526 और इसको जोड़ेंगे 0.01578 हो जाएगा। तो अब HCl के मोलों की संख्या आपको पता चल गया। तो अगला हमारा कहता है क्या कि ये हमसे नहीं पूछ रहा है कि HCl के मोलों की संख्या क्या होगी, परंतु बट हमको पूछ रहा है क्या कि 0.1 m वाले HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो हमको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस HCl की आयतन क्या होगी जिसकी मोलरता 0.1 m हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 0.1 m की मदद से उस विलयन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, मोलरता बराबर होता हमारा घुल का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हमें यहां निकालना है ml में, तो हम लोग ऊपर में 1000 से गुना कर देंगे, ये हमारा मिलीलीटर में ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम
इस बिलियन के आयतन को हमको ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे बिलियन का आयतन ml में बराबर हो जाएगा हमारा घुल का मोल गुना 1000 बटे मोलरता। आपको क्वेश्चन में घुल का मोल ज्ञात हो गया 0.01578 गुना 1000 बटे मोलरता आपको दिया गया है 0.1। तो ये हमारा हो जाएगा 157.8 ml। अगला क्वेश्चन हमारा 2.7 है, जिसमें दिया गया है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम तथा 40% बिलियन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त हुआ, उस मिश्रण की प्रतिशत सांद्रता क्या होगी या द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगी। तो 25% बिलियन कहने का मतलब हुआ ये द्रव्यमान की दृष्टि से, तो 25% वेट बाय वेट कह सकते हैं। 25% वेट बाय वेट बिलियन का अर्थ हुआ कि 25 ग्राम घुल उपस्थित है 100 ग्राम बिलियन। तो हम लोग को मालूम हो गया कि घुल का भार 25 ग्राम है जब बिलियन का भार 100 ग्राम होगा। लेकिन यहाँ दिया गया है कि बिलियन हमारा 300 ग्राम है पहला केस में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है 25 ग्राम घुल, इसीलिए 1 ग्राम बिलियन में उपस्थित होगा हमारा 25/100, इसीलिए 300 ग्राम बिलियन में उपस्थित होगा 25/100 गुना 300। हमारा यहाँ घुल हो गया 75 ग्राम। यानी कि जब हमारा बिलियन 300 ग्राम होगा तो 25% वेट बाय वेट बिलियन में हमारा घुल का भार हो जाएगा 75 ग्राम। सेकेंड केस में कहा है कि 40% के 400 ग्राम, तो 40% वेट बाय वेट का अर्थ हुआ 40 ग्राम घुल उपस्थित है 100 ग्राम बिलियन। तो यहां जब हमारा बिलियन 100 ग्राम होगा तो घुल होगा 40 ग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है 40 ग्राम घुल, इसीलिए 1 ग्राम बिलियन में उपस्थित होगा 40/100 और इसीलिए 400 ग्राम बिलियन में उपस्थित होगा 40/100 गुना 400, 4 बार में कट जाएगा और 160 ग्राम। तो इसमें हमारा घुल का भार हो गया 160 ग्राम, यहाँ हो गया 75 ग्राम। तो हमारा कुल घुल का भार हो जाएगा हमारा 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम। इसको जब आप ऐड करेंगे ये होगा हमारा 235 ग्राम और बिलियन का भार वो हो जाएगा हमारा 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम। 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम कुल मिलाकर 700 ग्राम। अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं घुल का भार गुना 100 बटे बिलियन का भार।
तो यहाँ हमारा नया जो बिलियन मिला हुआ है उसमें घुल का भार 235 ग्राम और बिलियन का भार 700 ग्राम। यहाँ लिखेंगे 235 गुना 100 बटे 700, ये कट जाएगा और ये हमारा 235 बटे 7, इसको आप सॉल्व करेंगे 33.57। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2.8 है। 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। इस विलयन की मोललता ज्ञात करने के लिए कहता है और पुनः कहता है कि जब इसका घनत्व दिया गया हो तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में मोललता और मोलरता निकालना है। सबसे पहले हम लोग मोललता ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि मोललता का फॉर्मूला होता है हमारा घुल का भार गुणा 1000 बटे घुल का अनुभार गुणा घोलक का भार ग्राम। यहाँ हमारा इथिलीन ग्लाइकोल घुल है, तो इथिलीन ग्लाइकोल यानी कि घुल का भार हो गया हमारा, घुल का भार 222.6 ग्राम। यहाँ अब हमको घुल का अनुभार निकालना है। तो घुल का अनुभार यानी कि हमारा C2H4OH का हॉल 2 का अनुभार निकालना है। तो यहाँ कार्बन का परमाणु भार 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 4 प्लस 16 गुना 2 और 1 गुना 2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 62 ग्राम पर मोल। और क्वेश्चन में घोलक तो हमारा जल है और घोलक का भार दिया गया है 200 ग्राम। घोलक का भार दिया गया है 200 ग्राम। इसलिए हम लोग मोललता के फॉर्मूला में सारा वैल्यू को रखेंगे और हमको मोललता ज्ञात हो जाएगा। तो मोललता के लिए लिखेंगे हम लोग घुल का भार 222.6 ग्राम गुना 1000 बटे घुल का अनुभार 62 गुना घोलक का भार 200 ग्राम। ये 5 बार में हमारा कट जाएगा। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो जो मोललता होगा वो हमारा होगा 222.6 गुना 222.6 गुना 5 को गुना करेंगे, ये हमारा होगा 1113 बटे 62। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये होगा हमारा 17.95 L। अगला हमारा ज्ञात करना है मोलरता। तो मोलरता के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा घुल का भार गुना 1000 बटे घुल का अनुभार गुना विलयन का आयतन ml। तो यहाँ आपको घुल का भार दिया गया है 222.6 गुना 1000 बटे घुल का अनुभार 62। परंतु यहाँ हमको विलयन का आयतन नहीं देकर विलयन का भार दिया गया था। यहाँ हमारा विलयन का भार हो गया, विलयन का भार 222.6 ग्राम प्लस 200 ग्राम, इस दोनों को जोड़ेंगे ये हमारा होगा 422.6 ग्राम। ये विलयन का भार हो गया। हमको मोलरता ज्ञात करने के लिए आवश्यकता है विलयन के आयतन का। इसलिए आप विलयन का आयतन निकालने के लिए विलयन के भार में विलयन का आयतन ज्ञात करने के लिए आप विलयन के भार में विलयन के घनत्व से भागा दे देंगे। तो ये हमारा हो गया विलयन का आयतन और हम इसको मोलरता के फॉर्मूला में रखेंगे जो कि हमारा हो जाएगा 222.6 गुना 1000 बटे 62 गुना 422.6 और बटे 1072। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से हमारा 222.6 गुना 1000 बटे 62 गुना 422.6
और ये हमारा ऊपर चला जाएगा 1.072। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा 9.11 कैपिटल M। हमारा अगला सवाल है, एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण का सीमा 15 ppm है, जो कि द्रव्यमान की दृष्टि से इसे हमारा पहला क्वेश्चन कहता है इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, और दूसरा है कि इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। तो पहला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है कि 15 ppm है। इसका अर्थ है कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है 10⁻6 ग्राम क्लोरोफॉर्म के बिलियन में। तो यहाँ हमको घुल का भार हो गया 15 ग्राम और आपका बिलियन का भार हो गया 10⁻6 ग्राम। तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि 10⁻6 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घुल है 15 ग्राम, इसलिए हम लोग 100 में निकाल देंगे। हम लोग लिख सकते हैं चूंकि 10⁻6 ग्राम क्लोरोफॉर्म के बिलियन में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, इसीलिए 1 ग्राम क्लोरोफॉर्म के बिलियन में 15/10⁻6, इसीलिए 10⁻2, 100 को हम लोग 10⁻2 भी लिख सकते हैं। 10⁻2 ग्राम क्लोरोफॉर्म के बिलियन में होगा हमारा 15/10⁻6 गुना 10⁻2। इसको आप लिख सकते हैं 15/10⁻4, इसको लिख सकते हैं 15 गुना 10⁻⁻4 या 1.5 × 10⁻−3। ये हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। हमारा अगला सवाल है, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि मोललता का फॉर्मूला हमारा होता है घुल का भार गुना 1000 बटे घुल का अनुभार बटे गोलक का भार ग्राम में। तो यहाँ आपको दिया गया है 15 ppm। आप देख चुके हैं, इसका अर्थ हुआ कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है 10⁻6 ग्राम बिलियन में। तो ये हमारा घुल हो गया 15 ग्राम और यहाँ बिलियन हो गया 10⁻6 ग्राम। परंतु हमें यहाँ बिलियन की मात्रा बहुत अधिक है, इसीलिए यहाँ घुल को हम लोग नगण्य मान लेते हैं और ये हमारा गोलक के भार के बराबर भी हो गया। तो हमको इस क्वेश्चन में मालूम हो गया कि गोलक का भार हो गया 10⁻6 ग्राम। तो मोललता ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जो लगाएंगे उसमें हमें आवश्यकता होगी क्लोरोफॉर्म के अनुभार का। तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे CaCl3 का अनुभार। आप जानते हैं कि कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, यहाँ लिखेंगे 35.5 गुना 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये होगा हमारा 119.5। तो अब हम मोललता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला में हमें पता है कि 15 ग्राम हमारा घुल है गुना 1000 बटे घुल का अनुभार हो गया 119.5 गुना आपका घोलक का भार हो गया 10⁻6 ग्राम। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा होगा 125.5 गुना 10⁻⁻6 मोल पर केजी।